हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं हूं आपका अपना मुकेश सर। और स्टूडेंट, कल हमने पढ़ा है नर-नष्ट इक्वेशन, है ना? तो अगर नहीं देखे होंगे तो प्लीज जा करके प्रीवियस वीडियो देखिए। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कुछ आईएमपी टॉपिक एवं नर-नष्ट और वैद्युत रासायनिक श्रेणी पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन। और हमारा आज का टॉपिक रहेगा, जो आईएमपी टॉपिक रहेगा, वो है साम्य स्थिरांक और नर-नष्ट समीकरण के मध्य संबंध, गिब्स मुक्त ऊर्जा और वैद्युत वाहक बल के बीच संबंध। तो चलिए देखते हैं। नर-नष्ट समीकरण की सहायता से साम्य स्थिरांक की गणना, किसकी गणना? साम्य स्थिरांक की गणना, स्थिरांक की गणना। ठीक है, कैसे करते हैं ये देखिएगा, कैसे करते हैं ये देखिएगा सब लोग आराम से ना। देखो भाई, मैं इससे पहले आपको एक बेहतरीन कंसेप्ट सिखाता हूं। कैसे कोई सेल, ठीक है, वैद्युत अपघटनी सेल काम करना बंद करता है, क्यों हम उसको फेंक देते हैं, ठीक है, कैसे, वो देखिएगा। उसी से फिर मैं डेरिवेशन डिराइव करूंगा। देखो बच्चों, क्या होता है एक्चुअल में ना, सबको पता हो गया वैद्युत अपघटनी सेल क्या है, जिसमें आपका रासायनिक ऊर्जा किसमें कन्वर्ट हो जाता है? किसमें कन्वर्ट हो जाता है बच्चों? वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए होता क्या है ये देखिएगा। दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, एक हमारा एनोड होता है और दूसरा हमारा क्या होता है बोलो? कैथोड होता है यार। एक एनोड होता है, दूसरा कैथोड होता है, और दोनों को किसमें डुबो देते हैं? उसी के विलयन में डुबो दिया जाता है। सपोज करो ये जिंक है, तो ये किसमें डूबा रहेगा? जिंक आयन के विलयन में डूबा रहेगा, मतलब जिंक सल्फेट में। और ये अगर हमारा कैथोड है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोड कॉपर का है, तो ये किसमें डूबा रहेगा? कॉपर सल्फेट के विलयन में, मतलब कॉपर आयन में डूबा रहेगा। ठीक है, ये एज अ एनोड काम करता है, एनोड को ऋण चिन्ह के साथ लेफ्ट साइड में और प्लस चिन्ह के साथ कैथोड को इस साइड में। तो वो काम करना कैसे बंद करता है ये देखिएगा, गैल्वेनोमीटर। और यहां पे डेफिनेटली आपका क्या लगा रहेगा? लवण सेतु लगा रहेगा। तो वो काम करना बंद कैसे करता है, ध्यान से सुनिए। एनोड जो है ना, एनोड क्या करता है? एनोड अगर जिंक है तो जिंक क्या करेगा स्टूडेंट? जिंक जो है हमारा इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है, तो इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है, ठीक है। और कॉपर कैथोड है, तो कॉपर क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो यहां होता क्या है, जिंक जो है, एनोड जो है, इतना सारा जो है हमारा आयन इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है कि ये जो विलयन है ये बहुत ज्यादा जो है क्या हो जाता है? कंसंट्रेटेड हो जाता है, सांद्र हो जाता है। क्या हो जाता है? सांद्र हो जाता है, बहुत ज्यादा। इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है कि ये बहुत ज्यादा सांद्र हो जाता है, सांद्रता बढ़ने लगती है। और यहां इलेक्ट्रॉन इतना ज्यादा ग्रहण किया जाता है कि इतना ज्यादा ग्रहण करता है, क्या कर रहा है? कॉपर क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है ना भाई। तो इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है कि ये जो विलयन है वो क्या हो जाता है? तनु होने लगता है। तो इधर सांद्रता बढ़ने लगती है, इधर घटने लगती है। सांद्रता बढ़ने के कारण हमारा जो एनोड का विभव है वो उच्च होने लगता है, बढ़ने लगता है, और कैथोड का विभव कम होने लगता है। और एक स्थिति ऐसी आती है कि ये जो है पूर्णतः इलेक्ट्रॉन इतना उच्च हो जाता है कि यहां से इलेक्ट्रॉन इधर आना बंद हो जाता है, ये तनु हो जाता है और ये सांद्र हो जाता है, जिसके कारण यहां हमारा विभवांतर जो होता है, विभव में जो अंतर है, या इसका ईएमएफ जो होता है, ईएमएफ या ई नॉट सेल, ठीक है, सॉरी ई सेल, वो क्या हो जाता है स्टूडेंट? जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है बोलो? जीरो हो जाता है। और जिसके कारण ये हमारा काम करना बंद कर देता है, हम इसको क्या कर देते हैं? फेंक देते हैं। समझ में आया? किस कारण? यहां सांद्रता अधिक हो जाती है और यहां सांद्रता कम हो जाती है, जिसके कारण विभव, इसका विभव बहुत उच्च हो जाता है, इसका बहुत कम हो जाता है। समझ में आ गया? ये चीज है। अब यहीं से मुझे क्या करना है, मुझे इसको क्या करना है, देखो एक साथ। अब मैं ओवरऑल रिएक्शन लिखूंगा तो ये कट जाएगा, जिंक और ये हो जाएगा कॉपर 2+, और यहां हो जाएगा स्टूडेंट हमारा कॉपर और जिंक 2+। मुझे क्या करना है? नर-नष्ट समीकरण की सहायता से साम्य स्थिरांक की गणना करनी है। तो यहां देखिए, हम सबको पता है द्रव्यानुपातिक क्रिया के नियम अनुसार द्रव्यानुपातिक क्रिया नियतांक जो होता है उत्पाद का सांद्रण, उत्पाद कौन है? जिंक है ना, जिंक आयन का सांद्रण बटे अभिकारक का सांद्रण, तो अभिकारक कौन है? कॉपर आयन। इतना चीज सबको समझ में आ गया? इतना चीज सबको समझ में आ गया भाई? चलो अब मैं इसको मिटा रहा हूं ना, ये
मुझे डिराइव क्या करना है। अब सबको पता है और नहीं पता होगा तो मैं लिख देता हूं क्या चीज, नरनस्ट का समीकरण। नरनस्ट का समीकरण के अनुसार स्टूडेंट ये होता है ई सेल दैट इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस बोल दो क्या होता है 0.059 डिवाइडेड बाई एन लॉग बेस 10 एनोड माइनस कैथोड। होता है कि नहीं होता है? यस सर बोलिए। यस सर। अब देखो बच्चों, आप चाहे तो इसके जगह में वैल्यू रख सकते हैं ना। सबसे स्टार्टिंग वैल्यू जो होता है मैं वो पूरा सॉल्व करने के बाद है, वो क्या होता है स्टार्टिंग वैल्यू क्या होता है बोल दो RT डिवाइडेड बाई NF, वेयर F इज द फैराड नियतांक, N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, R इज अ रिडबर्ग कांस्टेंट एंड T इज अ टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर, परम ताप। ठीक है, तो ये चीज होता है, लेकिन मैं इसको सॉल्व कर दिया। अब देखो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि साम्य अवस्था में ये हमारा हो जाता है स्टूडेंट 0 बहुत टाइम बाद, और ये हो जाएगा ई सेल, अभी जस्ट मैं समझाया ना भाई, और ये हो जाएगा हमारा 0.059 डिवाइडेड बाई एन लॉग बेस 10। अब ये देखिए एनोड कौन काम कर रहा है, जिंक काम कर रहा था एनोड की तरह, इलेक्ट्रॉन मुक्त कर रहा था, तो जिंक का सांद्रण बटे ये हो जाएगा कॉपर का सांद्रण। उस अभिक्रिया के लिए, कौन सी अभिक्रिया के लिए, ये जो लिखा था मैं, जिंक कॉपर 2+, कॉपर जिंक 2+, इस अभिक्रिया के लिए हमारा जो है ये एनोड हो जाएगा, क्योंकि जिंक इलेक्ट्रॉन मुक्त कर रहा है, और ये कैथोड हो जाएगा। अब देखो स्टूडेंट 0 इज इक्वल टू, मुझे पता है इसके जगह में मैं क्या रख सकता हूं, Kc रख सकता हूं, वेयर Kc इज इक्वल टू क्या है, Kc हमारा द्रव्यानुपाती क्रिया का नियतांक है, कांस्टेंट है ना। तो ये हो जाएगा लॉग बेस 10 और यहां आ जाएगा स्टूडेंट Kc। मुझे Kc का वैल्यू ही निकालना था, तो आप क्या करो इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिएगा। ई नॉट सेल दैट इज इक्वल टू हो जाएगा, जब ये इधर आएगा स्टूडेंट तो ये माइनस होगा, या इस पूरे इसको इधर ले आइए या पूरे इसको इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा 0.059 डिवाइडेड बाई एन 9 डिवाइडेड बाई एन लॉग बेस 10 Kc। ओके, मुझे सिर्फ इसका वैल्यू निकालना है, तो इसको इधर ट्रांसफर करो। एन ई नॉट सेल दैट इज इक्वल टू 0.059 लॉग बेस 10 Kc। अब इसको इधर लेके आ जाइए, तो लॉग बेस 10 Kc दैट इज इक्वल टू लॉग बेस 10 Kc दैट इज इक्वल टू एन ई नॉट सेल डिवाइडेड बाई, ये नीचे आ जाएगा 0.059। सबको अच्छे से क्लियर है? तो ये है हमारा Kc का वैल्यू, ठीक है ना। इस प्रकार आपको जो है यह है हमारा क्या चीज, साम्य स्थिरांक की गणना। तो इस प्रकार आपको साम्य स्थिरांक की गणना करनी है। सबको अच्छे से क्लियर है? वेरी गुड ना। चलो इसको हम मिटा देते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा एक और टॉपिक है, महत्वपूर्ण टॉपिक, वो है गिब्स मुक्त ऊर्जा। क्या है बोलो? गिब्स मुक्त ऊर्जा और विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या विभवांतर के मध्य संबंध। ये वही गिब्स मुक्त ऊर्जा है, गिब्स फ्री एनर्जी, जिसको आपने कक्षा 11वीं में पढ़ रखा है ऊष्मा वाले चैप्टर में। ठीक है, तो क्या है इधर देखिएगा, पूरा अच्छे से समझा देता हूं मैं। होता क्या है स्टूडेंट, गैल्वेनिक सेल मतलब समझ गए हो, दो पात्र। तो दो पात्रों में हमारा इलेक्ट्रॉन हमेशा कहां से, एनोड से कैथोड की ओर चलती है, क्योंकि एनोड में ही हमारा इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। तो एनोड से कहां चलता है, कैथोड की ओर चलता है, और जिसके कारण धारा जो है कैथोड से एनोड की ओर प्रवाहित होती है। समझ में आया? अतः एकांक आवेश या इलेक्ट्रॉन को एनोड से कैथोड तक ले जाने में किया गया कार्य उसका विभवांतर या विद्युत वाहक बल कहलाता है। मैं फिजिक्स भी पढ़ाता हूं स्टूडेंट, यदि पता नहीं होगा तो जाकर के देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में, यही टॉपिक चल रहा है। तो विभवांतर क्या है, एकांक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। तो हमारा विद्युत वाहक बल जो हो जाएगा, अब यहां विद्युत वाहक बल पढ़ रहे हैं तो आप लिखिएगा ईएमएफ,
ईएमएफ इज इक्वल टू एकांक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य ही उसका विभव है, और यहां विद्युत वाहक बल है। इतना चीज क्लियर है सबको? इसका मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए तो ये हमारा बन जाएगा स्टूडेंट W बराबर हो जाएगा क्यू ई सेल। इसी को ई सेल लिख सकते हो विद्युत वाहक बल को, या ईएमएफ लिख सकते हो, ई सेल या ईएमएफ। क्लियर है? इतना सब चीज क्लियर है? चूंकि Q इज इक्वल टू होता है NF, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ फैरेड नियतांक। याद रखिएगा, पढ़ा चुका हूं इसको भी। तो हमारा W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोल दीजिए। W इज इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट NF ई सेल। हो गया? अब सबको पता है किसी यूजफुल जो कार्य होता है, उपयोगी कार्य होता है, वही उसका गिब्स मुक्त ऊर्जा होता है। उपयोगी कार्य को ही क्या बोलते हैं स्टूडेंट? उपयोगी कार्य को गिब्स फ्री एनर्जी, मुक्त ऊर्जा कहते हैं। मैं 11वीं में पढ़ाया था यार, ठीक है, 11वीं में पढ़ाया हूं आप लोगों को, याद कीजिएगा। इक्वेशन 1 दे दीजिए। तो हम सबको पता था W इज इक्वल टू होता था माइनस, या G इज इक्वल टू होता था माइनस, डेल G इज इक्वल टू माइनस W यूजफुल। याद कीजिए, पढ़े होंगे, प्लीज याद कीजिए, मैं खुद पढ़ाया हूं। तो डेल G इज इक्वल टू माइनस W यूजफुल कार्य। इस वैल्यू को क्या कीजिएगा, W के वैल्यू के प्लेस पे रख दीजिएगा। तो W बराबर निकालेंगे स्टूडेंट, तो ये हमारा हो जाएगा W इज इक्वल टू हो जाएगा, माइनस को इधर ले आइएगा तो माइनस डेल G हो जाएगा। इस वैल्यू को यहां पे रख दीजिएगा। तो W के जगह में क्या रखूंगा, समीकरण 1 से माइनस डेल G दैट इज इक्वल टू NF ई सेल। हो गया प्यारे बच्चों? अब माइनस को उधर ट्रांसफर कर दीजिएगा तो डेल G इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस NF ई सेल। यही है फॉर्मूला, डेल G इज इक्वल टू माइनस NF ई सेल। ये क्या है, गिब्स मुक्त ऊर्जा और आपके विद्युत वाहक बल में संबंध। समझ में आ गया? इसी को यदि मैं मानक अवस्था के लिए लागू करूं, किसके लिए? मानक अवस्था में। इधर देख लीजिएगा, इतना में आ जाएगा मानक अवस्था में। तो मानक अवस्था में क्या हो जाएगा, मानक अवस्था मतलब उसमें नॉट का साइन लगा दीजिए, बस मानक अवस्था हो जाता है, स्टैंडर्ड कंडीशन। तो डेल G नॉट बराबर हो जाएगा हम लोग का माइनस NF ई नॉट सेल, ई नॉट सेल। ये है दो हमारा फॉर्मूला है, ये वाला और ये वाला। क्लियर हो गया अच्छे से? तो आज के क्लास में इतना ही करें, इसका भी न्यूमेरिकल है, कराएं क्या? हैं? आपके रिक्वेस्ट पर डिपेंड करेगा। अगर न्यूमेरिकल चाहिए तो देख लीजिएगा। लास्ट क्लास में क्या पढ़ रखा है? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है नरनस्ट इक्वेशन, ठीक है। किसी भी सेल के अमानक अपचयन विभव को ज्ञात करने के लिए नरनस्ट का इक्वेशन। और आज हम उसी पर बेस्ड एवं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर बेस्ड कुछ आईएमपी एंड मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो यदि आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखे होंगे, प्रीवियस क्लास नहीं अटेंड किए होंगे, तो प्लीज ऊपर आई बटन दिख रहा होगा, दबाइए और जाइए, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या है हमारा। कॉपर सल्फेट के, देखो कोई वैद्युत रासायनिक सेल कैसे बनता है, जब इलेक्ट्रोडों को उसी के विलयन पे डुबाया जाता है। तो कॉपर सल्फेट विलयन में कॉपर रॉड को, कॉपर छड़ को एवं निकिल सल्फेट के विलयन में निकिल के छड़ को डुबा दिया जाता है, ठीक है स्टूडेंट। जिनका मानक अपचयन विभव क्रमशः कॉपर का होता है आपका 0.34 एवं निकिल का होता है स्टूडेंट -0.25 वोल्ट है। तो आपको क्वेश्चन दे रखा है, आप सुन करके लिखिए, पूरा क्वेश्चन लिखिए। पहला क्वेश्चन दे रखा है, कौन इलेक्ट्रोड होगा, कौन सा इलेक्ट्रोड एनोड व कौन कैथोड होगा, ठीक है। यह आपको पहचानना है, कौन कैथोड होगा। दूसरा क्या है स्टूडेंट, सेल अभिक्रिया क्या होगी। तीसरा क्या है स्टूडेंट, रासायनिक सेल अभिक्रिया को प्रदर्शित कीजिए, रासायनिक सेल अभिक्रिया को प्रदर्शित कीजिए।
अभिक्रिया को प्रदर्शित कीजिए। ठीक है, ये प्रदर्शित कीजिए। चौथा है स्टूडेंट हमारा, चौथा नंबर जो है वो है ये है, सेल का ईएमएफ ज्ञात कीजिए। सेल का ईएमएफ ज्ञात कीजिए। ये पूर्णतः किस पर आधारित है पता है? किस पर आधारित है? पूर्णतः जो है हमारा वैद्युत रासायनिक श्रेणी पर आधारित है। यदि आप नहीं देखे होंगे तो प्लीज जाकर के वीडियो देखिए, प्लीज प्लीज प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, बिकॉज वहां एकदम जबरदस्त ट्रिक दिया गया है छत्तीसगढ़ी में, और पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। न्यूमेरिकल भी बनेगा, प्रॉपर्टीज भी याद हो जाएंगे, एप्लीकेशंस भी, रटने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। चलिए देखते हैं आंसर नंबर 1 क्या है स्टूडेंट। हम कैसे बताएंगे कि कोई एनोड है और कौन कैथोड है? तो मैं आपको बताया था जो हमारा ट्रिक था, ठीक है, लीजिए ना फेकत हस काबर एजी फेक। ठीक है, इसमें जैसे जैसे ये देखो इधर क्या रहता है निगेटिव, जैसे कि इसका कितना था स्टूडेंट -3.05 था कि नहीं, और इधर आयरन का क्या, इसका फ्लोरीन का क्या था 2.87 ये था। तो जैसे जैसे हम इधर से इधर बढ़ते जाते हैं, और हाइड्रोजन का मैं सबको लिख सकता हूं बट अभी ज्यादा नहीं लिखेंगे, अभी ये हाइड्रोजन का है। तो जैसे जैसे हम इधर से इधर बढ़ते हैं तो क्या होता है, धनात्मक होते जाता है, और इधर जो जिसका ऋणात्मक होता है अपचयन विभव वो एनोड की तरह कार्य करता है, और जिसका धनात्मक होता है वो कैथोड की तरह कार्य करता है। मतलब 2 इलेक्ट्रोड ले लिए तो जिसमें जिसका कम होगा मानक अपचयन विभव वो किसकी तरह कार्य करेगा, एनोड की तरह कार्य करेगा। तो यहां हमारा जो है स्टूडेंट निकिल जो है, निकिल का दे रखा है मुझे -0.25, अर्थात ये किसकी तरह काम करेगा, एनोड की भांति कार्य करेगा। और कॉपर का कितना दे रखा है स्टूडेंट 0.36, तो ये किसकी भांति कार्य करेगा बोलो भाई, कैथोड की भांति कार्य करेगा। सर पहला आंसर मिल गया आपको, एनोड और कैथोड कौन कार्य करेगा, समझ में आ गया सबको अच्छे से, वेरी गुड। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट, नेक्स्ट है सेल अभिक्रिया क्या होगी। अब देखो सेल अभिक्रिया कैसे करता है। कॉपर का आपको सबको पता है संयोजकता होती है +2, निकिल का भी होता है +2, तो कॉपर किसकी तरह कार्य कर रहा है, एनोड की, सॉरी निकिल किसकी तरह कार्य कर रहा है, एनोड की तरह। तो एनोड कौन होता है, जिसमें ऑक्सीकरण की अभिक्रिया संपन्न होती है, और इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार ऑक्सीकरण की अभिक्रिया क्या है, जो इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है। तो निकिल कैसे हो जाएगा, इधर देखिए सब लोग, निकिल जो है स्टूडेंट हमारा ये हो जाएगा कुछ Ne2+ + 2E-, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एनोड हो जाएगा। निकिल वाले जो निकिल सल्फेट में डूबा हुआ है वहां रासायनिक अभिक्रिया कुछ ऐसा होगा। और कैथोड में कैसे हो जाएगा, कैथोड क्या करेगा, कैथोड वह होता है जिसमें अपचयन की अभिक्रिया होती है, और अपचयन मतलब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। तो अपचयन देख लीजिए कहां है अपचयन, ये कॉपर। तो कॉपर क्या करेगा, इसी इलेक्ट्रॉन को स्टूडेंट क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा, और क्या बना लेगा, कॉपर सॉलिड बना लेगा। यहां जो है निकिल सॉलिड है, और ये एक्वा आयन है, ठीक है, और यहां एक्वा आयन है। सबको क्लियर है। दूसरा भी, तीसरा कैसे लिखेंगे, तीसरा अब इसका हमको रासायनिक सेल अभिक्रिया प्रदर्शित करना है। तो सबको पता है यार, सबको पता है, एनोड को ऋण चिन्ह के साथ लेफ्ट साइड में लिखते हैं। तो एनोड कौन है, ये है निकिल सॉलिड है। अब इन दोनों आयन और इसके बीच एक हम परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं, और ये बन जाएगा निकिल 2+ एक्वा आयन बन गया। अब इन दोनों के बीच, एनोड और कैथोड के बीच अंतर रखने के लिए, और ये सब कुछ होता है स्टूडेंट 1 मोल पर लीटर में, है ना, मानक अपचयन विभव ज्ञात करें तो मानक अवस्था में होता है। अब इन दोनों के बीच डिफरेंट करने के लिए हम क्या लगाते हैं, डबल पैरेलल लाइन। डबल पैरेलल लाइन किसको रिप्रेजेंट करता है, सॉल्ट ब्रिज को। अब इसके बाद दूसरे ओर हम कैथोड को लिखते हैं, तो कैथोड को आयन से चालू करते हैं, यहां से Cu2+, कॉपर 2+, आयन एक्वस, ठीक है, 1 मोल पर लीटर, ये हो गया। अब परपेंडिकुलर लाइन, और उसके बाद कॉपर सॉलिड और धन का चिन्ह। इतना चीज सबको समझ में आ गया। ये तीसरा आंसर है, एकदम राइट एंड करेक्ट आंसर। अब चौथा देखिए, मैं यहां मिटा दे रहा हूं इसको। चौथा सेल का ईएमएफ, तो ये तो एकदम कॉमन है यार, कॉमन है मेरे भाई। व्हाट, ईएमएफ बोलो या E0 सेल बोलो, दोनों एक ही होता है। और इसका आंसर होता है स्टूडेंट E कैथोड -E एनोड। प्रीवियस वीडियो देख लो यार, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो कैथोड का वैल्यू कितना दे रखा है मुझे, कैथोड का वैल्यू दे रखा है, इधर देखो ना 0.36 माइनस एनोड का वैल्यू कितना दे रखा है, एनोड का वैल्यू दे रखा है -0.25। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो ये हो जाएगा 0.36 माइनस प्लस
0.25, सॉरी 36 नहीं है, ठीक है, ये एक्चुअल में 34 है। क्या है? 34 है, सॉरी यार, आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, ये कितना है? 34 है, ठीक है। मैं जिंक के चक्कर में ना थोड़ा सा भूल जाता हूं, जिंक का होता है -0.76 होता है, ठीक है स्टूडेंट, 76 होता है। तो ये हो जाएगा हम लोगों का, जब ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा 0.59 वोल्ट। तो ईएमएफ का वैल्यू कितना हो गया? ईएमएफ इज इक्वल टू हो गया हम लोगों का 0.59 वोल्ट, ठीक है। तो इस प्रकार आप इस प्रश्न को हल करेंगे। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, सुनिएगा ध्यान से। क्या है क्वेश्चन हमारा? एक वैद्युत रासायनिक सेल का ईएमएफ मतलब ई सेल दे रखा है मुझे 1.3, ठीक है, दे रखा है। और वह वैद्युत जो है आपका रासायनिक अभिक्रिया कुछ इस प्रकार संपन्न होती है। कैसे संपन्न होती है? देखो, जिंक प्लस कॉपर 2 प्लस 1.0 मोल और इट्स जिंक 2 प्लस 0.1 मोल एंड प्लस कॉपर। तो अभी सुन लो पहले आराम से, इत्मीनान से। तो आपको ज्ञात करने के लिए बोला है स्टूडेंट, ई नॉट सेल या मानक विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए, विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए उस सेल का, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है, समझ में आ गया सबको? नहीं आया है मैं बता रहा हूं, समझा रहा हूं यार, खड़ा क्यों हूं? इसलिए समझाने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है ये सुनते जाइएगा। हमको क्या ज्ञात करना है ये देखो, पहले सबसे पहले गिवन है, क्या चीज गिवन है वो तो दिख रहा है। ज्ञात क्या करना है? ई नॉट सेल ज्ञात करना है मुझे। ई सेल का वैल्यू दे रखा है, मतलब ये नरनष्ट समीकरण से बनेगा। और नरनष्ट का फॉर्मूला ये है स्टूडेंट, ई सेल दैट इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई n log बेस 10 एनोड डिवाइडेड बाई कैथोड। सब लोगों को पता है ये चीज, सब लोगों को पता है यार, अच्छे से जानते हैं, सब कोई जानते हैं इस चीज को। अब यहां मुझे ढूंढना है कि n का वैल्यू कितना है, एनोड कौन है, कैथोड कौन है, यही चीज पता करना है ना। क्योंकि इस फॉर्मूले से बनाओगे तो यही 3 चीज चाहिए। ये मुझे दे रखा है स्टूडेंट, देख लो आप, ये दे रखा है और ये ज्ञात करना है। तो समझ में आ गया सबको? अब यहां एनोड और कैथोड कैसे पहचानेंगे ये देखो आप, कैसे मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनते जाइएगा। मिटा दूं क्वेश्चन को, क्वेश्चन को मिटा देते हैं। ये वाला क्वेश्चन मिटा दिया मैं। यहां देखो स्टूडेंट, ये जिंक जो है किस में कन्वर्ट हो रहा है? 1.3 दे रखा है ना, याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं, जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है? जिंक 2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है। जिंक कब 2 प्लस में कन्वर्ट होगा? जब वो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, और इलेक्ट्रॉन का निकलना मतलब ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण का होना मतलब एनोड, एक चीज। दूसरा, इसका ऑक्सीकरण अंक है 0 मुक्त अवस्था में, और ये आयन के फॉर्म में, मतलब इसका आवेश ही इसका ऑक्सीकरण अंक होगा +2। तो इस प्रकार स्टूडेंट ये ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि हमारा क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। तो ये एनोड कौन हो जाएगा? एनोड हो जाएगा हम लोगों का, एनोड हो जाएगा स्टूडेंट। एनोड में क्या हो रहा है? जिंक जो है, जिंक 2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन त्याग के, और इसका मोलर दे रखा है, देखो जिंक का कितना दे रखा है? 0.1 मोलरिटी दे रखा है। इसी प्रकार कैथोड कौन हो जाएगा? तो दूसरा जो सेकंड है जिसमें रिडक्शन का विक्रिया हो रहा है, वो हमारा हो जाएगा स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण कर रहा है वो हो जाएगा, क्या चीज बोल दो भाई? कैथोड हो जाएगा। इसको दे रखा है मुझे 1.0 मोल। इतना चीज समझ में आ गया सबको अच्छे से? एनोड और कैथोड की पहचान हो गई। इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, ग्रहण कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 2। एनोड भी मिल गया, कैथोड भी मिल गया। सांद्रता यही है, सांद्रता, कंसंट्रेशन, मोलरता, नॉर्मलता, मोललता, मोल प्रभाज, आयतन, प्रतिशत, यही सब क्या है? मोलर सांद्रता, सांद्रता के टाइप है। अब वैल्यू रखते जाइएगा। ई सेल का वैल्यू हमको दे रखा है स्टूडेंट 1.3, दैट इज इक्वल टू ई नॉट सेल या ईएमएफ ज्ञात हम करना है, माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई एन का वैल्यू कितना दे रखा है? 2 लॉग बेस 10, और एनोड का वैल्यू कितना दे रखा है बताओ? एनोड ये देख लीजिए कितना दे रहा है एनोड, 0.1 दे रखा है, 0.1, और नीचे 1.0, तो 1.0 मतलब 1, ठीक है ना। तो अब वैल्यू देखिए क्या हो जाएगा? ई नॉट सेल दैट इज इक्वल टू, सॉरी माइनस, इसको जब सॉल्व करोगे स्टूडेंट तो 2 0, ये हो जाएगा 0, ये 0 हो जाएगा, 2 2 जा 4,
कैरी 1, 2 9 जा 18, 9 हो जाएगा। और लॉग बेस 10, 0.1 को मैं कैसे लिख सकता हूं, सबको पता है 0.1 इज इक्वल टू 1/10। लिखेंगे कि नहीं? अरे भैया सबको पता है, दशमलव लगाओ जीरो बढ़ाओ, दशमलव लगाओ जीरो बढ़ाओ, 10 एकम 10, तो ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? और इसको जब ऊपर में ले जाओगे तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -1, तो मतलब मैं इसको लिख सकता हूं स्टूडेंट 10 टू द पावर -1। ओके ना? अब ऊपर को मिटा दे, चलो मिटा ही देते हैं यार। तो ये हो जाएगा हम लोगों का 1.3 दैट इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस ये हो जाएगा मेरा 0.02829। अब इसको क्या होगा देखिए, इधर देखिएगा, माइनस जो है सामने आ जाएगा। कहां से आएगा मैं बता देता हूं, माइनस माइनस सामने आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस, कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना? और यहां बच जाएगा स्टूडेंट लॉग बेस 10 10। कैसे हुआ, कैसे हुआ ये है देखो, log m टू द पावर n इज इक्वल टू n log m, log के नियम से हुआ। अब देखो भाई 1.3 दैट इज इक्वल टू ई नॉट सेल प्लस 0.029, log बेस 10 10 का वैल्यू होता है 1। किसी भी के log के आधार और घात दोनों अगर सेम है तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है 1। तो यहां से मुझे ई सेल का वैल्यू निकालना है, तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू हो जाएगा, इधर इसको ट्रांसफर कर दीजिए 1.3 माइनस 0.029। तो अब स्टूडेंट इसको घटा दीजिए, तो घटाएंगे तो क्या आ जाएगा बोल दीजिए। देखो इधर से देखिएगा 1. घटाने आता है कि नहीं आता है जी, डेसिमल घटाने आता है कि नहीं आता है, ये देखो कैसे घटाएंगे 1.3। अब पॉइंट के नीचे में पॉइंट रखिए, पॉइंट के सामने में क्या है 0, तो 0, इसके बाद क्या है 0, 29 और दशमलव के बाद 0 लगाने से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसा। तो 10 में से 9 गया 1 कैरी 1, 10 में से 3 गया 7 कैरी 1, 3 में से 1 गया 2, ठीक है, और 1, तो 1.27 वोल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1.27 वोल्ट आंसर। सबको अच्छे से समझ में आ गया? ओके ना? तो किसी को नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा दे रखा है, हमको साम्य स्थिरांक की गणना करनी है। किसकी? साम्य स्थिरांक की गणना कीजिए, मतलब केसी का वैल्यू फाइंड करना है। आपको कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, कैसे दे रखे हैं भाई, कॉपर 2Ag प्लस, और ये हो जाएगा कॉपर 2 प्लस प्लस Ag, ऐसा दे रखा है। और क्या दे रखा है इधर देखिए, ये दे रखा है मुझे ई नॉट कॉपर 2 प्लस, तो कॉपर का वैद्युत मानक अपचयन विभव क्या होता है बता दीजिए मुझे, 0.34 होता है। और सिल्वर का क्या होता है, तो सिल्वर का ऐसा दे रखा है आपको Ag प्लस Ag, इसका हमको दे रखा है स्टूडेंट 0.80 वोल्ट में ना, ये चीज दे रखा है। अब आपको ई नॉट का केसी का वैल्यू ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, फॉर्मूला देखिए क्या होता है, सबको पता है ई सेल, ठीक है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई n log बेस 10 kc। यही फॉर्मूला है कि नहीं है, यही फॉर्मूला है। इसको और सॉल्व किया था मैं डेरिवेशन में, और सॉल्व किया था, लेकिन यही फॉर्मूला है। इसमें ई नॉट सेल का वैल्यू ई सेल का वैल्यू क्या रहता है स्टूडेंट, 0 रहता है, और ई नॉट सेल का वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं। कैसे, तो ई नॉट सेल का वैल्यू क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल जब ये 0 हो जाएगा और इसको इधर ले आओगे तो ये हो जाएगा 0.059 डिवाइडेड बाई n log बेस 10 kc हो गया। ई सेल का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये देखिए, ई सेल इज इक्वल टू सबको पता है एनोड कैथोड माइनस ई नॉट, कैथोड माइनस एनोड होता है। तो एनोड कौन है और कैथोड कौन है देख लो भाई, यहां कॉपर है, कॉपर 2 प्लस में है, मतलब कॉपर इलेक्ट्रॉन मुक्त कर रहा है, और नहीं तो लीजिए ना फेकत हस काबर एजी, कॉपर के बाद एजी आ रहा है, आता है कि नहीं आता है, कॉपर के बाद एजी आ रहा है, मतलब ये एनोड की तरह कार्य करेगा, ये कैथोड की तरह कार्य करेगा। तो यार यहाँ पे कैथोड का वैल्यू क्या दे रखा है बता दूं मुझे, कैथोड सिल्वर का वैल्यू दे रखा है 0.80 माइनस कीजिएगा, और हमारा कॉपर का वैल्यू क्या दे रखा है 0.34 दे रखा है, दिया है कि नहीं दे रखा। अब इसको माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 80 में से 34 को घटा दीजिए 46 हो जाएगा, 0.46 वोल्ट आ गया। अब इन वैल्यूज को रख दीजिए, आप यहां पे रख दीजिए, क्या हो जाएगा बोलो, ई नॉट सेल का वैल्यू हमारा हो जाएगा 0.46, ठीक है ना स्टूडेंट, और दैट इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों का
दैट इज इक्वल टू 0.059 डिवाइडेड बाई कितना इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहा है, देखो 2 हो रहा है ना, 2 और log बेस 10 Kc, इतना हो गया। इसका मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए या इसको मल्टीप्लाई वो कीजिए, घटा दीजिए 0.46 दैट इज इक्वल टू, चलिए क्या हो जाएगा 0.0, ये इसके इधर मल्टीप्लाई कर दो यार तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है इस चीज का, ठीक है। तो वो करेंगे तो ये हो जाएगा 29 log बेस 10 K। अब स्टूडेंट मैं इसको मिटा रहा हूं ऊपर को, ठीक है, देखिएगा क्या हो जाएगा। इसका वैल्यू निकालना है मुझे, log बेस 10 Kc दैट इज इक्वल टू, इसको इधर ट्रांसफर कर दो, इसको इधर 0.46 डिवाइडेड बाई 0.029 हो गया। इसका जब सॉल्व करोगे ना तो क्या आता है पता है, log 10 Kc, इसका वैल्यू आता है स्टूडेंट 15.56 आएगा, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। तो Kc का वैल्यू निकालूंगा तो ये log है, जब log को उधर ले जाओगे तो बन जाता है एंटी लॉग, क्या बन जाता है, एंटी लॉग, क्या बोलेंगे, एंटी लॉग बन जाता है। अब आपको log और एंटी लॉग अगर सीखे होंगे, कक्षा 11वीं में था, यदि सीखे होंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा सर एंटी लॉग और log कैसे निकालते हैं, मैं पूरा एक वीडियो बना दूंगा कि log और एंटी लॉग कैसे निकाला जाता है, ठीक है। वो बोर्ड एग्जाम में आपको टेबल देते हैं log और एंटी लॉग का, लेकिन टेबल बस से नहीं निकलता है, निकालने आना चाहिए। बोर्ड एग्जाम में देता है टेबल, log टेबल, लेकिन निकालने आना चाहिए। तो इसका जो वैल्यू आता है स्टूडेंट वो आता है Kc दैट इज इक्वल टू 3.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 15, ठीक है, ये आता है हमारा आंसर। तो इस प्रकार आपको इसको सॉल्व करना है। तो मैं क्या बताया लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट, तो आज के लिए बस इतना ही करें क्या। देखो इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन और बच गया, किस चीज के लिए, अधिकतम कार्य का, ठीक है। कोई टेंशन नहीं रहता भाई, आप लोग को यही दिया जाएगा, आपको इक्वेशन दिया जाएगा, समीकरण दिया जाएगा, ठीक है, साम्य अवस्था वाला, और उसमें आपको कैथोड एनोड पहचानना है। फिर उससे देखिए कि मुझे ई सेल निकालना है कि ए नॉट सेल निकालना है, उस वैल्यू को उन पर रखिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। बना के देखिएगा, नहीं आएगा तो बताइएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ।